हेलो फ्रेंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी सीखने के बाद अब बारी है एनर्जी कंसीडरेशंस की। हम लोग जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन एनर्जी फेवरेबल प्रोसेस होगी, तभी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो एनर्जी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में बात करने वाले हैं बॉर्न हेबर साइकिल की। बॉर्न हेबर साइकिल 1919 में दो जर्मन साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हेबर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू इन्होंने आयनिक कंपाउंड्स की लेटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने का एफर्ट किया था। तो आइए देखते हैं ये बॉर्न हेबर साइकिल क्या है, ये किस पर बेस्ड है और इस बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू लेटिस एनर्जी की डिटरमिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बॉर्न हेबर साइकिल जो है ये बेस है हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पर आप कहेंगे ये क्या है सर? जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसका बहुत यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if any physical or chemical process is going to proceed in more than two ways, then the value of enthalpy change in all the ways must be same. अगर कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज एक तरह से या दूसरी तरह से या तीसरी तरह से तीन तरह से किया जा सकता है, तो तीनों तरह में जो होने वाला एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुझे ए केमिकल को बी केमिकल में कन्वर्ट करना है, तो ए को बी में कन्वर्ट करने का एक तो डायरेक्ट मेथड है बच्चों, फर्स्ट मेथड कह रहा हूं मैं इसको, या एक इनडायरेक्ट मेथड है कि पहले ए से एक्स बने, एक्स से वाई बने और वाई से बने बी। तो एक तरह से पहला मेथड तो डायरेक्ट मेथड हो गया और सेकंड मेथड क्या हो गया? इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू हेज लोग क्या कहते हैं कि इफ एनी केमिकल चेंज is taking place in two different methods or in two different ways, in both the ways total exchange of enthalpy must be same. दोनों ही प्रोसेस से होने वाला एंथैल्पी चेंज क्या होता है? सेम होता है। व्हाई? बिकॉज एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है, जो केवल स्टेट पे डिपेंड करती है। अगर आपने यहां से यहां जाना है तो इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है, और चाहे आप इस लंबे रास्ते से भी आए तो भी इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है। तो इन दोनों स्टेप के थ्रू या इन दोनों पाथवे के थ्रू होने वाला एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर मैं इसी लॉ को बॉर्न हेबर साइकिल में अप्लाई करूंगा तो मैं किस तरह से करने वाला हूं, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए आपको NaCl की फॉर्मेशन करनी है और मैं ये फॉर्मेशन दो अलग अलग पाथवे के थ्रू करना चाहता हूं। तो फर्स्ट पाथवे ले रहा हूं Na solid plus half chlorine gas gives NaCl solid। इस पाथवे को मैं बोल रहा हूं बेटा फर्स्ट पाथवे। अब मैं एक और तरीके से भी NaCl बना सकता हूं, वो लंबा मेथड है। पहले मैं सोडियम सॉलिड को सोडियम वेपर्स में कन्वर्ट करूं by giving a certain amount of energy that is called as enthalpy of sublimation। 1 मोल सोडियम को 1 मोल सोडियम वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। फिर मैं क्या करूं? आयनाइजेशन एनर्जी इसको प्रोवाइड करूं जिससे सोडियम गैसियस सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाए, और इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी उसे बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। क्लोरीन के केस में भी अगर हाफ मोल क्लोरीन को ब्रेक करके मुझे क्लोरीन 1 मोल गैसेस एटम चाहिए तो मुझे बॉन्ड एनर्जी की हाफ के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे हाफ मोल क्लोरीन 1 मोल क्लोरीन गैसेस एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं इसमें, यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया था तो सोडियम सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा था। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोग सब जानते हैं इस प्रोसेस में एनर्जी मिलती है हमें, और उस मिलने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा? 1 मोल गैसियस सोडियम आयन 1 मोल गैसियस क्लोराइड आयन से कंबाइन होंगे
और कंबाइन होने के बाद में 1 मोल सॉलिड NaCl की फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रोसेस में जिस एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसे बोला जाता है लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आपने देखा कि सोडियम और क्लोरीन से NaCl बनाने के 2 रास्ते हैं, फर्स्ट पाथवे और ये पूरा बड़े वाला, इस पाथवे को मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड पाथवे। अभी मैंने आपको हेजिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन बताया है, तो मैंने क्या बोला था, अगर एक केमिकल प्रोसेस 2 अलग अलग पाथवे से आप पूरा कर रहे हो, उन दोनों पाथवेज के थ्रू होने वाला नेट एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या मैं इस एंथैल्पी चेंज को, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन, थर्मोकेमिस्ट्री में कई टाइप की एंथैल्पीज डिफाइंड है, जब थर्मोकेमिस्ट्री आएगा तो हम उसकी सबकी बात करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है अपने मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से, तो इस दौरान जितना भी एंथैल्पी का एक्सचेंज होता है उसको हमने पर्टिकुलरली नाम दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल स्टेट एलोटोपिक फॉर्म्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मोस्टली कंपाउंड्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, कुछ कंपाउंड्स की पॉजिटिव भी हो सकती है, पर मोस्टली कंपाउंड्स के लिए वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि जब भी हम एलिमेंट को किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होने का काम करती है। तो अगर मैं दोनों एनर्जीज को इक्वेट करूं तो डेल्टा एच फर्स्ट को मैं क्या लिख देता हूं, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl, और सेकेंड पार्ट में जितनी भी एनर्जी एसोसिएटेड है, इन्वॉल्व है, उन सबको ऐड कर देता हूं। तो मैं करता हूं डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी, हाफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हाफ मोल क्लोरीन को ब्रेक करना है, हाफ कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटिस एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जीज अगर ये नेगेटिव है तो इन सब का सम भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आप कहेंगे नेगेटिव कैसे आएगा, हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं। ये तीनों प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है बच्चों, सब्लिमेट करने में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, आयनाइज करने में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और बॉन्ड ब्रेक करने में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये तीनों तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन लास्ट के जो 2 हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू माइनस में ली जाती है क्योंकि एनर्जी लिबरेट होती है, और लेटिस एनर्जी फॉर्मेशन की बात करूंगा तो ये भी नेगेटिव होती है। इसका क्या मतलब है, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड वाया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बन रहा होता है डायरेक्टली, तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मैंने बोला ये तीनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, और ये वैल्यू मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की वैल्यूज का सम जो कि नेगेटिव आएगा, इन तीनों की वैल्यू के सम जो कि पॉजिटिव आएगा उससे ज्यादा होना चाहिए। या मैं कह सकता हूं, अगर मैं मोड लगाता हूं तो डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी का हाफ, इनका जो मोड है वो कम होगा, मोड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस मोड ऑफ लेटिस एनर्जी। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल रहेगी, अगर माइनस एनर्जीज की वैल्यू प्लस वाले से ज्यादा आएगी, तभी नेट आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी जरूरी है। किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के होने को बताने के लिए जो एडवांस क्राइटेरिया हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों गिब्स एनर्जी क्राइटेरिया। हम कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और कोई भी प्रोसेस होने के लिए जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए आप लोग जानते ही हैं डेल्टा एच की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये मेरी डेल्टा एच है NaCl की फॉर्मेशन के लिए। अब आप समझ सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू डेल्टा जी को भी नेगेटिव करने के लिए क्या करती है, फेवरेबल कंडीशन
अवेलेबल करवाती है। तो जिन जिन कंपाउंड की फॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, उनके डेल्टा जी के भी नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर यह बात भी आप ध्यान रखिएगा कि ये फैक्टर भी है जो कि इसको रेगुलेट कर सकता है। कई बार क्या होता है, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन तो एंडोथर्मिक होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला एंथैल्पी फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मान लो किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपाउंड बनेगा नहीं, अभी भी हमारे पास एक चांस है -T डेल्टा एस का। अगर उस केमिकल फॉर्मेशन में, उस कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो हो सकता है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू आए, इसकी वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ताकि नेट डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव। तो आप याद रखिएगा, जनरली फेवरेबल कंडीशन होती है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव होनी चाहिए, पर अगर किसी कंपाउंड की डेल्टा एच फॉर्मेशन पॉजिटिव भी है, तो भी उसकी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं अगर ये वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू एक्सीड कर जाएगी इस पॉजिटिव वैल्यू को, ताकि नेट डेल्टा जी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। इस तरह से बोर्न एबर साइकिल के थ्रू हम बेसिकली किसको निकालते हैं बेटे, हम बेसिकली लेटिस एनर्जी को निकालते हैं, क्योंकि लेटिस एनर्जी की जो डिटर्मिनेशन होती है एक्सपेरिमेंटली थोड़ी मुश्किल होती है। तो बाकी एनर्जी तो हमारे पास होती ही है, अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मैं किसी भी केमिकल की लेटिस एनर्जी को फाइंड कर सकता हूं। जहां तक लेटिस एनर्जी का सवाल है, हमें लेटिस एनर्जी को सीखना है। जिस कंपाउंड की लेटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, और जितना वो स्टेबल होता है, उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपसे को पूछा जाए लेटिस एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी कि नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी, तो आप बोलोगे अगर कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो लेटिस एनर्जी माइनस एनर्जी की तरह काउंट की जाएगी। पर अगर आपको किसी कंपाउंड को ब्रेक करना है, तो आपको नेचुरल सी बात है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उस केस में वही लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें लेटिस एनर्जी की, तो लेटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जो भी आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं उनके चार्जेस के प्रोडक्ट की। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका एक आयन है सोडियम और एक आयन है क्लोराइड, और इसके दौरान जो रिलीज एनर्जी हो रही है वो U हो रही है। अगर आप बनाते हो Mg और ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन का कंपाउंड बनाते हो, तो क्या Q की कंपैरेटिवली ये वाला Q डबल है, इसके कंपैरेटिवली भी ये वाला चार्ज भी डबल है। तो याद रखना, अगर इस कंपाउंड की फॉर्मेशन में -U एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन में -4U का ट्रांसफर होगा, क्योंकि लेटिस एनर्जी दोनों कैटायंस और एनायंस के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात। दूसरी बात, इंटर आयनिक डिस्टेंस बोला जाता है इसको। लेटिस एनर्जी जो है वो इंटर आयनिक डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर मैं R की बात करूं तो ये क्या है बच्चों, R प्लस R नेगेटिव का सम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आयंस का साइज छोटा है R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव का साइज स्मॉल है, तो बेटे जो स्मॉल R है जिसको मैं बॉन्ड लेंथ कह रहा हूं वो भी क्या होगी, कम होगी। तो उससे भी लेटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आपको लेटिस एनर्जी ज्यादा चाहिए तो हमने दो कंडीशन क्या बताई, एक तो जिन आयन से आप बॉन्ड बना रहे हो आयनिक बॉन्ड, उनका चार्ज ज्यादा होना चाहिए ताकि उनका प्रोडक्ट भी ज्यादा है, और उनके बीच की जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है R, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब जाके आपकी लेटिस एनर्जी आती है, इसको R लेना है, R स्क्वायर नहीं लेना। तब जाके आपकी जो लेटिस एनर्जी आती है इस तरह से आपको निकालनी पड़ती है। लेटिस एनर्जी किसी भी केमिकल में आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी का भी एक मेजरमेंट है। जिन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है आयनिक कंपाउंड्स की, उनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा, और जिनकी कम होती है उनकी लेटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में और ऑक्टेट रूल के बारे में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।